स्टूडेंट्स, तो फार्मास्यूटिक्स में स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हमारा टॉपिक मैंने कंटिन्यू किया था, उसके लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल जो मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के आगे जो डिफरेंट दो पार्ट्स इसमें एक्टिव इम्यूनिटी और मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पैसिव इम्यूनिटी जो है वो डिस्कस किए थे। अब आगे जो हमने इसमें स्टडी करना है दैट इज द स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की स्टडी करने से पहले मैं आपको इसकी एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन समझाऊंगी कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं। व्हाट आर द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स? इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एक्चुअली इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं, immunological products are those products which mainly helps to immunize or which mainly helps to activate the immune system of a person, कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, या जो ये चेक करने के लिए यूज होते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज ससेप्टेबल फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज और नॉट। जैसे ये थोड़ा सा आगे अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है उनको आगे दो क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज द इम्यूनाइजिंग एजेंट्स and second one is the diagnostic agents. These are the diagnostic agents. अब ये immunizing agents और diagnostic agents में क्या फर्क है? What is the main difference between the immunizing agent and diagnostic agent? Immunizing agents तो वो agents होते हैं which mainly helps to provide the immunity. ये मेनली जो हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं, दैट आर द इम्यूनाइजिंग एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी हमें किससे मिलती है? जैसे हम उस केस में एंटीजेंस को बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, एंटीजेंस हमने बॉडी में डाल दिए, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी बॉडी में, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। और डायग्नोस्टिक एजेंट्स क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक एजेंट्स एक तरह के ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं विच हेल्प टू डायग्नोज। ये किस लिए यूज होते हैं? विच हेल्प टू डायग्नोज the susceptibility, which help to diagnose the susceptibility of a person to the particular disease, to a particular disease। अब इसका क्या मतलब है susceptibility का? टू अ पर्टिकुलर डिजीज। ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि हम उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे एक डिप्थीरिया टॉक्सिन है। डिप्थीरिया टॉक्सिन क्या करते हैं? डिप्थीरिया टॉक्सिन जो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी से मिलता है, उसके स्ट्रेन से मिलता है, उस टॉक्सिन को हम पर्सन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। उसको इंजेक्ट करके हमने उसमें ये चेक करना है, इतनी मात्रा में इंजेक्ट करेंगे कि क्या वो पर्सन डिप्थीरिया के लिए ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल का मतलब कि क्या उसे डिप्थीरिया होने के चांसेस हैं, कि क्या उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हुई है या नहीं। क्योंकि अगर उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होती, अगर उसके अंदर इम्यूनिटी मतलब उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता, तो उस केस में तो उसको डिप्थीरिया होना नहीं चाहिए था। तो डायग्नोस्टिक एजेंट एक तरह से किस लिए यूज होते हैं? एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट्स ही यूज होते हैं टू चेक द ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब कि मुझे ये डिजीज हो सकती है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए हम मेनली डायग्नोस्टिक एजेंट्स को यूज करते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? जो इम्यूनाइजिंग एजेंट में सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी वैक्सीन्स की। वैक्सीन्स, जिसमें वैक्सीन्स में आगे
पे कहाँ से कैसे लिंक कर रहा है। तो इस चार्ट को अगर आप नोट कर लोगे, हर बुक में दिया भी होगा, लेकिन किसी में थोड़ा ज़्यादा वास्ट दिया होगा, किसी में थोड़ा कम उसको एक्सपेंड करके दिया होगा। मैंने भी इसको थोड़ा सा कम ही किया है, एक्सपेंड किया है, ताकि आपको इसकी क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ जाए। वैक्सीन्स में सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे बैक्टीरियल वैक्सीन्स। बैक्टीरियल वैक्सीन्स के बाद हम इसमें पढ़ेंगे वायरल वैक्सीन्स, जो हम वायरस से प्रिपेयर करते हैं, वायरल वैक्सीन्स। नेक्स्ट रिक्टिशियल वैक्सीन्स, ये भी एक तरह के रिक्टिशियल वैक्सीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कहीं स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक हो तो आई विल बी सॉरी फॉर दैट। रिक्टिशियल वैक्सीन्स एंड मिक्स्ड वैक्सीन्स, इसके अलावा एक जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे दैट विल बी सेकेंड कैटेगरी, वो होगी हमारी टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं कि जो बैक्टीरियल के टॉक्सिन्स होते हैं, जिनको हम चेंज करके, मतलब कुछ ना कुछ उसमें केमिकली चेंज करते हैं, पैथोजेनिसिटी चेंज करते हैं और उनको टॉक्सॉइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वो इसके अंदर आ जाएंगे सारे टॉक्सॉइड्स। और एक जो कैटेगरी इसमें हम स्टडी करेंगे दैट विल बी सीरास और एंटीसीरास। सीरास और एंटीसीरास, ये तीन कैटेगरी हमने स्टडी करनी है, वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड्स एंड एंटीसीरास। जो डायग्नोस्टिक एजेंट है, डायग्नोस्टिक एजेंट्स के अंदर जो आपकी एग्जांपल्स हैं, जैसे इसके अंदर हम एग्जांपल्स ले सकते हैं शिक टेस्ट टॉक्सिन, शिक टेस्ट टॉक्सिन, ओल्ड ट्यूबरकुलिन, ओल्ड ट्यूबरकुलिन, शिक कंट्रोल, शिक कंट्रोल, प्यूरिफाइड ट्यूबरकुलिन, प्यूरिफाइड ट्यूबरकुलिन, ये है जो सारे डायग्नोस्टिक एजेंट्स के एग्जांपल्स हैं। डायग्नोस्टिक एजेंट का पार्ट हम ज्यादा वास्ट में नहीं करेंगे, आप अपने सिलेबस में देखिए, उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है सीरा, वैक्सीन, टॉक्सॉइड्स एंड देयर प्रिपरेशंस। तो इनकी प्रिपरेशंस को हम वास्ट में डिटेल में करेंगे। जो टॉक्सॉइड्स हैं या जो भी एंटीसीरास हैं, एंटीसीरास की अगर हम आगे क्लासिफिकेशन करें तो इसमें आपकी एंटीटॉक्सिन्स, एंटीबैक्टीरियल्स, एंटीवायरल्स, ये सारी प्रिपरेशंस आ जाएंगी। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसके अंदर जो वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन्स तो मेनली जो ये क्या प्रोवाइड करती हैं, दीज विल प्रोवाइड द एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन्स दीज विल प्रोवाइड द एक्टिव इम्यूनिटी। देखो कल भी हमने यही पढ़ा था कि जो एक्टिव इम्यूनिटी हम कैसे मतलब कि बूस्ट अप कर सकते हैं हमारी बॉडी में एंटीजन को इंसर्ट करके, और जो एंटीसीरास है और जो टॉक्सॉइड्स हैं, टॉक्सॉइड्स भी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, जबकि जो एंटीसीरास एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, वो एंटीबॉडीज की प्रिपरेशंस ही हैं, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये दोनों हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, दे विल प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी, दे विल प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी। अब कल का जो फर्स्ट एक लेक्चर हमने किया था, उस फर्स्ट लेक्चर को आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो उस लेक्चर में आपको देखो मैंने इसमें क्लियर बताया था कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी हमें कैसे मिलती है, अगर हम कोई एंटीजन को बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो वो एंटीजन हमारी इम्यूनिटी को, एंटीबॉडीज को बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके प्रोड्यूस करता है। जबकि एंटीसीरास इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है कि इसमें हम एंटीबॉडीज ही बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसलिए इससे हमें पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी और इससे हमें एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी। मैंने इसको अपनी तरफ से बड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप ये चार्ट इसको अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि ये चार्ट नोट किए होंगे आपने तो आपको ये चैप्टर करने में इजी रहेगा। अदरवाइज बुक में से थोरोली इसको थ्योरेटिकली पढ़ोगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये।
कि आप उसको साथ के साथ नोट करते चलिए। सबसे पहले है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स डिस्कस करेंगे। वैक्सीन्स जो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, और वैक्सीन्स के केस में हम क्या करते हैं, एंटीजेंस को यूज करते हैं। अब वैक्सीन्स एक्चुअली होती क्या है, अब जैसे हमारी जो पेंडेमिक फैली हुई है इस टाइम पे, कोरोना वायरस की पेंडेमिक फैली हुई है, तो उसकी जो अभी तक है जैसे उसकी वैक्सीनाइजेशन हो रही है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड है, जो भी इसमें वैक्सीन हैं, वैक्सीन में एक्चुअली करते क्या है, वैक्सीन में क्या करते हैं कि जो भी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी कॉजिंग माइक्रोब होता है, उसी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कि हम पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, एक वर्ड है देखो इसमें, पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड अगर आपको क्लियर होंगे तभी समझ आएगा। पैथोजेनिसिटी का क्या मतलब है कि किसी डिजीज को कॉज करना, कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा पैथोजेनिक है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है वो डिजीज कॉज करने की। तो अगर जैसे सपोज सिंपल एक हम एग्जांपल लेते हैं पोलियो का, पोलियो वैक्सीन का एग्जांपल लेते हैं, जो ओरल पोलियो डोज डलती है, ठीक है। पोलियो वायरस में क्या होता है, पोलियो वैक्सीन में पोलियो का जो वायरस होता है दैट इज द पोलियो माइलाइट, पोलियो की शायद स्पेलिंग गलत है, पोलियो माइलाइटस वायरस, पोलियो माइलाइटस वायरस है जो मेनली पोलियो कोज करता है। अब ये क्या करते हैं, हम इस वायरस को, ये कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये पोलियो माइलाइटस वायरस मेनली एंटर कैसे करता है, देखो चांसेस कोई भी हो सकते हैं कि जीआईटी थ्रू, मतलब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू एंटर कर सकता है, इन्फेक्शन के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, कैरियर कोई भी हो सकता है कि किसकी बॉडी को ये जाके इफेक्ट करेगा। इसके बाद क्या करता है कि ये वायरस जाके हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर अटैक करता है, ब्रेन के कुछ जो है सेल्स है वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोलियो में क्या होता है, हाथ पैर काम करने, जो हमारे लिम्स जो है वो काम करने बंद कर देते हैं। अब पोलियो जो वैक्सीन बनती है, वैक्सीन के केस में क्या करते हैं, हम इसी वायरस को या तो कंप्लीटली किल कर देते हैं, या तो हम इसको कंप्लीटली किल कर देते हैं। देखो तीन कंडीशंस है, कंप्लीटली किल करना, दूसरा इसको हाफ किल्ड करना। हाफ किल्ड करने का मतलब इसको बोलते हैं एटीन्यूएटेड वायरस, एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाफ किल्ड या कंप्लीटली किल्ड, किल करने का पर्पस क्या है, क्योंकि देखो अगर हम डायरेक्ट बॉडी के अंदर वायरस या वही माइक्रोब एंटर करवाएंगे जिसकी वजह से वो बीमारी है, डिजीज है, हो सकता है मुझे, जैसे मैंने कोरोना वायरस की सपोज इंजेक्शन लगवाया, अगर हो सकता है कि मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो वायरस ही जाकर मेरी बॉडी के ऊपर अटैक करे और मुझे उससे कोरोना ही हो जाए। तो ये हर पर्सन की इम्यूनिटी तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे कल मैंने आपको नेचुरल इम्यूनिटी में बताया था कि पर्सन टू पर्सन, रेस टू रेस, स्पीशीज टू स्पीशीज तो वेरी करेगी। तो ये कंप्लीटली किल्ड और एटीन्यूएट करने का क्या पर्पस होता है किसी भी एंटीजन को, इसको हम बोलेंगे एंटीजन। एंटीजन जो डिजीज कोज करता है, जिसकी पैथोजेनिसिटी होती है, कि ताकि इसकी जो है पैथोजेनिसिटी को हमने इतना कम कर दिया कि बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट तो कर देगा, लेकिन हमारी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, मतलब पोलियो नहीं होगा उससे, हमारे ब्रेन के ऊपर जो अटैक नहीं करेगा। क्यों, ये मतलब इतने जो है ये जब हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये एंटीजन का काम करेंगे। एंटीजन मतलब कोई भी बाहर से पैथोजेनिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंटर कर गया। अब उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा मतलब हमारे WBC सेल्स, हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है, एंटीबॉडीज हैं,
वो प्रोड्यूस होनी शुरू होंगी कि हाँ भी बाहर से जो है एक एंटीजन आया है, बाहर से एक दुश्मन जो है हमारे एरिया में आ गया, उससे हमने अपनी एरिया को प्रोटेक्ट करना है। तो वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसके जो अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, यही तो हम करना चाहते हैं वैक्सीन देके, ठीक है। तो वैक्सीन एक्चुअली क्या होती हैं? वैक्सीन वही है कि जो भी डिजीज है उसी के कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हाफ किल्ड या एटेन्यूएटेड फॉर्म में कंप्लीटली, मतलब एटेन्यूएटेड या कंप्लीटली किल्ड फॉर्म में उसको चेंज करते हैं, उसकी पैथोजेनिसिटी चेंज करते हैं, ताकि वो आगे उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। या जैसे सिर्फ एक ही वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ओरल रूट के थ्रू दी जाती है, बाकी सभी इंजेक्ट की जाती हैं। उनको इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे और हमारे अंदर जो मतलब कि इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करे। हम कोरोना की जो ये वैक्सीनेशन चल रही है वो इसीलिए तो चल रही है कि हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी में एक तरह से कोरोना वायरस इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंसर्ट जो एक देखो एक वैक्सीन लगवाने के बाद जो टेम्परेचर होता है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया है, तो वायरस एंटर किया है तो एक बार वो उसके सिम्टम्स हैं कि वो वायरस जाके आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन का काम कर रहा है और इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद बाहर से आपको दोबारा से वायरस के अटैक होने के चांसेस नहीं होंगे या किसी भी बैक्टीरिया के अटैक होने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये था मेनली जो वैक्सीन को मतलब बेसिक कंसेप्ट की वैक्सीन होती क्या है। हम लोग एक्चुअली बीइंग अ फार्मासिस्ट आप लोगों को तो पता होना चाहिए, एक्चुअली रूटीन में आम लोगों को यही पता होता है कि जो वैक्सीन है एक मेडिसिन है। नहीं, वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है। वैक्सीन एक पैथोजेनिक सब्सटेंस ही है, वैक्सीन एक पैथोजेनिक प्रिपरेशन ही है, लेकिन वो हमारा एक इम्यूनिटी बूस्टर है। वैक्सीन को हम एक चीज और कभी यूज करते हैं, देखो वैक्सीन को कभी भी हम ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते। वैक्सीन को जो हमेशा यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्टिक पर्पस। प्रोफाइलैक्टिक का क्या मतलब होता है? एक तो वर्ड होता है देखो ट्रीटमेंट, एक वर्ड होता है प्रोफाइलैक्टिक या प्रिवेंटिव। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। अब कोरोना वायरस में बार बार बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि बार बार हाथ धोने चाहिए साबुन से, सैनिटाइजर, मास्क, ये वो बहुत सारी हैं। ट्रीटमेंट तो कब दिया जाता है? जब एक आपको डिजीज हो गई, डिजीज के होने के बाद जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तब तो वो है ट्रीटमेंट। और प्रोफाइलैक्टिक है कि आप उस डिजीज को होने ही मत दो, उस डिजीज के होने से पहले जो प्रिकॉशंस ली जाती है ना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव या प्रोफाइलैक्टिक। तो जो वैक्सीन होती हैं वो प्रोफाइलैक्टिक यूज होता है उनका कभी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होता। जिस पर्सन को कोरोना वायरस है, जैसे सपोज अगर कोई पर्सन है जिसे अब कोरोना है इस टाइम पे, तो उसको हम वैक्सीन नहीं दे सकते क्योंकि उसके तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर वायरस है, और अगर हमने उसको और ज्यादा वायरस दे दिया तो ऑब्वियसली उसकी तो वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो वैक्सीन क्या है? एक तरह के पैथोजेंस है। अब सबसे पहले जो वैक्सीन है इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? वी विल डिस्कस द बैक्टीरियल वैक्सीन। बैक्टीरियल वैक्सीन जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया से बनेंगे? सबसे पहले जो बैक्टीरियल वैक्सीन है दैट इज द कॉरेंट बैक्टीरिया डिप्थीरी वैक्सीन, कॉलरा वैक्सीन, कॉलरा वैक्सीन। फर्स्ट वन इज कॉलरा वैक्सीन
बताऊंगी कि क्यों मैंने ये अलग कलर से लिखी है। सबसे पहले तो ये है हमारी कोलरा वैक्सीन, पर्ट्यूसिस वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन और प्लेग वैक्सीन। कोलरा वैक्सीन है। अब कोलरा किससे होता है, इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, विब्रियो कोलरी। तो इसका स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन विल बी द विब्रियो कोलरी, विब्रियो कोलरी। पर्ट्यूसिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ये तो आपको कॉजिंग ऑर्गेनिज्म याद होने चाहिए, उसी के स्ट्रेन से बनेगा। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी। बायो स्टूडेंट्स हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। साल्मोनेला टाइफी, प्लेग, अर्सेनिया पेस्टिस, बीसीजी, बैसिलस, बैसिलस कालमेटाई, ग्यूरिन। ये मैंने सभी स्ट्रेन्स के नाम लिखे हैं। स्ट्रेन्स क्या होती है कि जिनसे ये डिजीज होती है। देखो कोलरा किससे होता है, विब्रियो कोलरी से, बैक्टीरिया से। पर्ट्यूसिस किससे होती है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से। प्लेग किससे होता है, अर्सेनिया पेस्टिस से। और बैसिलस कालमेटाई ग्यूरिन, बीसीजी किससे होती है, ये होती है बैसिलस कालमेटाई ग्यूरिन। अब इन्हीं की जो स्ट्रेन्स, इनको बोलते हैं स्ट्रेन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रेन्स। इन्हीं की स्ट्रेन्स को, इनके जो सभी की ये सारी स्टेराइल सस्पेंशंस, स्टेराइल किल्ड सस्पेंशंस, किल्ड सस्पेंशंस की फॉर्म में इनकी वैक्सीन्स प्रिपेयर की जाती है। और जो ये बैसिलस कालमेटाई ग्यूरिन है, इट इज द लाइव और एटेन्यूएटेड सस्पेंशन, लाइव और एटेन्यूएटेड सस्पेंशन। अब जो कोलरा वैक्सीन है, ऑब्वियसली वो किसके लिए प्रोफाइलेक्टिक होगा, कोलरा के लिए। कोलरा वैक्सीन हमें किससे प्रोफाइलेक्टिक वो देगी, किससे बचाएगी, दैट इज कोलरा। कोलरा किसको बोलते हैं, हैजा। पर्ट्यूसिस वैक्सीन है, वो किससे बचाएगी, फॉर द whooping cough। whooping cough, whooping cough के लिए एक और वैक्सीन होती है, दैट इज द डीपीटी। टाइफॉइड वैक्सीन, ये किससे बचाएगी, दैट इज फॉर द टाइफस फीवर। प्लेग वैक्सीन है, ये किसके लिए प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दे रही है, दैट इज फॉर द प्लेग। और बीसीजी, बैसिलस कालमेटाई ग्यूरिन, ये किसके लिए होती है, दैट इज फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। सबसे फर्स्ट वैक्सीन है बीसीजी वैक्सीन, जो न्यूबॉर्न बेबी को विद इन अ मंथ लगाई जाती है, विद इन द 4 to 6 वीक्स लगाई जाती है। बीसीजी वैक्सीन सबसे फर्स्ट वैक्सीन है जो यहाँ लगाई जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो आपके बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके यहाँ पे एक बड़ा सा निशान भी होता है, वो मतलब है, आजकल नहीं होता, पहले होता था, वो बीसीजी वैक्सीन का निशान है, बैसिलस कालमेटाई ग्यूरिन। अब ये जो बैक्टीरियल वैक्सीन है, ये बैक्टीरियल वैक्सीन एक्चुअली प्रिपेयर की कैसे जाती है, कोई भी वैक्सीन है, देखो बैक्टीरियल वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, आपके पास अगर ये हर एक वैक्सीन का अलग अलग प्रिपेयर करने का तरीका जो है लर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक जनरल सा प्रिपरेशन मेथड बताऊंगी। अगर सपोज आपके पास बैक्टीरियल वैक्सीन में से, इन 5 वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन के बारे में पूछा जाए कि बीसीजी वैक्सीन कैसे प्रिपेयर करनी है, पर्ट्यूसिस कैसे प्रिपेयर करनी है, प्लेग कैसे प्रिपेयर करनी है, तो आपको उसमें कुछ ही कंडीशंस याद रखनी है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, बैक्टीरियल वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर वैक्सीन, जैसे सपोज मैंने कोलरा वैक्सीन प्रिपेयर करनी है, आई विल टेक द विब्रियो कोलरी, मैं उसकी स्ट्रेन लूंगी, उस स्ट्रेन को हम एसेप्टिक, ये जो वैक्सीन प्रिपेयर की जाती हैं सीराज या सब कुछ, वो एसेप्टिक कंडीशंस में ही प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है उसको एसेप्टिक एरिया में प्रॉपर कल्चर मीडिया के अंदर माइक्रोबायो लैब में ग्रो किया जाता है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करके।
जब वो बैक्टीरिया सफिशिएंट अमाउंट में ग्रो हो जाते हैं तो उनको सेपरेट आउट किया जाता है। सेपरेट आउट करने के बाद उस सस्पेंशन को उसे सस्पेंशन फॉर्म में या स्टेराइल किया जाता है और उसको किल्ड, अगर किल्ड वैक्सीन चाहिए तो किल्ड या हाफ किल्ड, उनकी पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग सम केमिकल्स। ठीक है, कुछ केमिकल्स यूज करके उनकी पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के बाद, अब ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज कोलरा वैक्सीन है, कोलरा वैक्सीन की जो इसमें वो होगी अमाउंट होगी जैसे 8000 ml, 8000 नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, that is the 8000 number of bacteria should be there per ml of vaccine for the actual pathogenicity। कि अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml है तब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये कोलरा वैक्सीन है इसकी पैथोजेनिसिटी इतनी है कि ये सिर्फ बॉडी के अंदर जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगी, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, लेकिन हमें कोलरा कॉज नहीं करेगी। तो सबकी सिर्फ एक कॉमन सी प्रिपरेशन मेथड है बैक्टीरियल वैक्सीन्स की कि टेक द पर्टिकुलर स्ट्रेन, grow that particular bacterial strain with the suitable culture media and provide the proper nutrient media in the microbiological lab under the aseptic conditions, then separate out that bacteria, इंक्यूबेट कीजिए उसे, इंक्यूबेट करने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए 1 वीक 2 वीक के लिए जो भी रिक्वायर्ड टाइम है, keep it undisturbed and then separate out these bacteria, reduce the pathogenicity according to the requirement and then do the preparation sterile, packed and hermetically sealed। उसको पैक किया जाता है hermetically seal, लेकिन पैक और सील करने से पहले ये जो वैक्सीन्स हैं इनके इन विट्रो इन वाइवो टेस्ट भी किए जाते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर ये है कि हाँ ये बॉडी को कोई हार्म नहीं कर रही, ये अपने टेस्ट पास कर रही है, एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रही है, देन दीज आर पैक्ड एंड hermetically sealed and then they are the marketed। जो वैक्सीन्स है ये जनरली दीज आर द स्टोर्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस और हमेशा जो इनको स्टरलाइजेशन के लिए जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज द लायोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग मेथड, जो हमने स्टरलाइजेशन में पूरी डिटेल के अंदर पढ़ा था। तो ये थी आज हमारी बैक्टीरियल वैक्सीन्स। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वायरल वैक्सीन्स, रेक्टिशियल वैक्सीन्स एंड द मिक्स्ड वैक्सीन्स।